हमने सारी रिकमेंडेशंस पढ़ ली हैं, अब समझ ली हैं आराम से। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस रिवेटेड कनेक्शन के। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 12 mm प्लेट हैव बीन जॉइंट विद लैप जॉइंट। लैप जॉइंट यानी कि हमारा इस तरीके से इन डबल रिवेटिंग, इफ पिच इज 60 mm फाइंड द जॉइंट स्ट्रेंथ। हमें इसमें बताना है जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है, और एक हमें बताना है इफिशियंसी ईटा यानी कि। और इसमें एफटी की वैल्यू दे रखी है 140 MPa, एफएस दे रखा है 90 MPa और एफबी दे रखा है 270 MPa, और हमें रिवेट का डाया भी दे रखा है कि फाई बराबर है 20 mm। अब किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। गिवन डेटा को हम समझ लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन डेटा में हमें दे रखा है टी जो कि है 12 mm, थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की थिकनेस दे रखी है 12 mm, तो टी हो गया हमारा 12 mm। फाई दे रखा है यानी कि डाया ऑफ रिवेट जो कि है 20 mm। इसके बाद पिच दे रखी है 60 mm और स्ट्रेस की वैल्यूज दे रखी है। शियरिंग स्ट्रेस 90 MPa, बियरिंग स्ट्रेस 270 MPa और टियरिंग स्ट्रेस हमारी 140 MPa। अब इन सब वैल्यूज के बाद हमें जो एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो है डी। डी, और डी को हमें पता है कि डी डिपेंड करता है फाई पर, और फाई कितना दे रखा है यहां पर 20 mm। इसका मतलब 20 प्लस 1.5 हम mm ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 21.5 mm। ये आ चुका है इसका डी। अब इसके बाद अब देखते हैं लैप जॉइंट क्या है। जो इसमें दे रखा है हमें लैप जॉइंट दे रखा है। दो टाइप के जॉइंट, एक बट एक लैप। बट जॉइंट में इस तरीके से प्लेट ज्वाइन करते हैं और लैप जॉइंट में इस तरीके से प्लेट को ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से प्लेट ज्वाइन होती है। लैप जॉइंट ये दिखा रखा, इस तरीके का जॉइंट दे रखा है यहां पर, इसे हम बोलते हैं लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में भी इसमें इन्होंने क्या रखा है कि डबल रिवेटिंग हो रखी है। देखिए यहां लिखा है क्वेश्चन में कि डबल रिवेटिंग हो रखी है, तो डबल रिवेटिंग के अंदर क्या है, ये इस तरीके से लैप जॉइंट है। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। एक रिवेट की रो ये है, एक रिवेट की रो ये दे रखी है। डबल रिवेटिंग का मतलब है कि दो जगह रिवेट लगा रखे हैं। एक, ये कितने भी रिवेट हों, इन्फिनिटी कितने भी रिवेट हो सकते हैं, लेकिन एक रो ये रहेगी रिवेट की, एक रो दूसरी रहेगी। तो ये दो रो लगा रखी है रिवेट की, उसको हम बोलते हैं डबल रिवेटिंग। इस तरीके से ट्रिपल रिवेटिंग भी हो सकती है, सिंगल रिवेटिंग भी हो सकती है, कितने भी आप रिवेटिंग कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज देखने वाली ये है कि यहां पर बी नहीं दे रखा है। बी यानी कि विड्थ ऑफ द प्लेट। ये जो प्लेट है इसकी थिकनेस आपको दे रखी है, कितनी थिकनेस दे रखी है 12 mm, यानी कि ये है 12 mm और ये भी दे रखी है 12 mm, दोनों 12 mm की प्लेट है। लेकिन इसको जब हमने टॉप व्यू देखा जो कि ये है, तो ये जो डायमेंशन है ये नहीं दे रखी है हमें, यानी कि हमें विड्थ नहीं बता रखी है इसमें कि इस प्लेट की विड्थ कितनी है। अब विड्थ नहीं बता रखी है इसलिए हमने यहां पर कॉन्टिन्यूटी का साइन लगाया है, ये कि ये अभी आगे भी कंटिन्यू है। जब विड्थ नहीं दे रखी होती है उस केस में हम मान लेते हैं कि इस प्लेट की जो विड्थ है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी विड्थ है प्लेट की, यानी कि रिवेटिंग तो डबल है, एक रो ये रही एक रो ये रही, ये देखिए एक रो में कितने रिवेट हैं ये हम नहीं कह सकते, इन्फिनिटी रिवेट है, क्योंकि प्लेट की जो विड्थ है वो भी इन्फिनिटी हो गई। अब जब प्लेट की विड्थ इन्फिनिटी हो गई तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। अब यहां तो जहां पर प्लेट की विड्थ आपको नहीं दे रखी होगी वहां पर अब आप प्लेट की विड्थ ना लेकर के निकालेंगे पिच के हिसाब से। दो पास के रिवेट के बीच की दूरी पिच, ये भी है पिच, ये भी है पिच। तो अब हम यहां पर क्योंकि विड्थ नहीं दे रखी है तो टोटल प्लेट की तो हम स्ट्रेंथ निकाल नहीं सकते, क्योंकि प्लेट की जो विड्थ है वो हो गई इन्फिनिटी, तो उसकी स्ट्रेंथ भी हो गई इन्फिनिटी। लेकिन हम उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं पर पिच के हिसाब से। हम निकालेंगे स्ट्रेंथ पर पिच लेंथ। पिच, अब हमारी इस प्लेट की क्या स्ट्रेंथ रहेगी पर पिच लेंथ पर, यानी एक पिच अगर हम लेंथ की बात करें तब पिच कितनी दे रखी है 60 mm। तो हम अब करेंगे क्या, इसमें हम इस पूरी प्लेट को नेग्लेक्ट करके मान लेंगे इस प्लेट की विड्थ है 60 mm। 60 mm कैसे, ये 60 है ये 60 है, लेकिन हम इस डाया से कुछ ऊपर जाएंगे इधर और इस कई जो डाया है
रिवेट के होल का इससे नीचे आएंगे। ये जो हो गया ये भी हो गया पिच, क्योंकि ये पूरा पिच है, ये भी पिच है, हाफ हमने ऊपर लिया हाफ नीचे लिया, तो ये भी हो गया पिच। तो ये एक डायमेंशन कितनी हो गई, ये हो गई एक पिच, यानी कि पर पिच। अब जो जितनी भी स्ट्रेंथ इतनी प्लेट की बैठेगी, बाकी अब हमें प्लेट से मतलब नहीं ऊपर से नीचे, सिर्फ हमें इतनी प्लेट से मतलब है। अब तो इतनी प्लेट की जितनी भी स्ट्रेंथ बैठेगी वो हो गई स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ, यानी कि पर पिच लेंथ में इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। अब ये इन्फिनिटी प्लेट है तो इन्फिनिटी से आप गुणा कर लेंगे। मान लीजिए 4 ही बोल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी 4 पिच हो गई, तो हम इसमें 4 से गुणा कर लेंगे। तो हम ऐसे केस में बता देते हैं पर पिच लेंथ की स्ट्रेंथ। हम लेकर चलते हैं एक पिच लेंथ को। अब एक पिच लेंथ के लिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं इसी सेम का, तो वो डायग्राम इस तरीके का बनेगा। ये पूरा यही सेक्शन है, इस सेक्शन को हमने दोबारा बनाया है नीचे। अब इसमें विड्थ कितनी हो गई इसकी 60। ये रिवेट, एक ये है रिवेट, एक ये रहा रिवेट। इस रिवेट का डाया कितना है, D इज इक्वल टू 21.5, जो अभी निकाला हमने 21.5। तो ये हो गया हमारा पर पिच लेंथ। अब हम इसी को ही ऑब्जर्व करेंगे और इसी के ही अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब इस जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, ये जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी जो रिवेटिंग की स्ट्रेंथ होगी यानी इन रिवेट के द्वारा, और जो प्लेट की स्ट्रेंथ होगी यानी इस प्लेट की जो स्ट्रेंथ होगी। अब अगर हम सबसे पहले निकालेंगे रिवेटिंग की स्ट्रेंथ, तो रिवेटिंग की स्ट्रेंथ का मतलब है आरवी। आरवी का मतलब होता है रिवेट वैल्यू। यहां पर एक नई टर्म आती है आरवी। आरवी का मतलब है रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू का मतलब है कि एक रिवेट की क्या स्ट्रेंथ है, एक रिवेट की कितनी स्ट्रेंथ है, वो कहला जाता है आरवी यानी कि रिवेट वैल्यू। अब एक रिवेट की स्ट्रेंथ होगी उसकी गुणा कर देंगे हम नंबर ऑफ रिवेट से। यहां पर 2 है रिवेट, तो एक रिवेट की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एक रिवेट की कितनी स्ट्रेंथ है उसकी गुणा कर देंगे हम 2 से, क्योंकि यहां पर 2 रिवेट लग रहे हैं। 3 होते तो 3 से गुणा कर देते। और रिवेट की जो वैल्यू है यानी एक रिवेट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर, कि उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी है। जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा उसको हम आरवी कह देंगे कि ये रिवेट की वैल्यू है, और या फिर ये रिवेट की स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन जो रिवेटिंग हो गई, रिवेटिंग मतलब कि इसमें 2 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, कितने रिवेट लग रहे हैं मतलब नहीं। रिवेटिंग मतलब कि पूरी रिवेटिंग के द्वारा कितनी स्ट्रेंथ दी जा रही है। इसलिए रिवेटिंग को हम निकालते हैं आरवी यानी कि रिवेट वैल्यू गुणा नंबर ऑफ रिवेट्स। रिवेट वैल्यू निकालने के लिए हम निकालते हैं एफएस यानी कि शियरिंग स्ट्रेस कितनी है और शियरिंग फोर्स कितना है। शियरिंग स्ट्रेस तो हमें दे रखी है मैक्सिमम परमिसिबल, जो कि ये रही 90 MPa। अब स्ट्रेस की अगर हम गुणा कर देंगे एरिया से तो हमारा निकल कर आ जाएगा फोर्स, और फोर्स इसमें FS1 निकालेंगे क्योंकि यह है लैप जॉइंट। और लैप जॉइंट में बताया गया था कि लैप जॉइंट में और जो बट जॉइंट में सिंगल कवर प्लेट वाला बट जॉइंट होता है उसमें हमारा FS1 लगता है, यानी कि सिंगल शियर का फॉर्मूला। किस तरीके से, अब ये इस तरीके से है रिवेट लगा हुआ, जितना ऊपर का पोर्शन है जो उस प्लेट के साथ है तो वो तो जाना चाहेगा इस तरफ, और जो नीचे का पोर्शन है ये आना चाहेगा इस तरफ। तो ये जो बीच में एक हमारा सेक्शन बन रहा है इस तरफ, ये वाला सेक्शन, ये बीच में सेक्शन, ये रिवेट का वो सेक्शन है जहां पर आएगा शियर। और हम एरिया कौन सा लेंगे फिर, यही वाला एरिया लेंगे। सिंगल एरिया आ रहा है इसमें, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस शियर वाली, और एरिया भी कौन सा लेंगे जिस पर शियर आ रहा होगा। तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा इसमें शियर फोर्स कितना झेल सकता है रिवेट। अब इसमें देखते हैं एरिया क्या है। एरिया इसमें हम रखेंगे π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सर्किल का। डी हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर जब रिवेट लग जाता है तो उसका डाया फिर फाई नहीं रहता, उसका डाया हो जाता है डी। तो π/4 डी स्क्वायर इंटू स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितनी है, शियर स्ट्रेस है 90 MPa। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32657.96 न्यूटन। यूनिट का जरूर ध्यान रखें। अब हम निकालेंगे FB। FB यानी कि बियरिंग फोर्स ऑफ रिवेट। अब रिवेट बियरिंग में कितना फोर्स झेल सकता है। अब ये रिवेट इस तरीके से है। अब रिवेट के इसका ऊपर का हिस्सा देखते हैं, ये हिस्सा जो कि ऊपर वाली प्लेट के साथ है। जब ये प्लेट के अंदर है, क्योंकि ये जो प्लेट के अंदर डाया ऑफ होल है, यानी कि होल है जो प्लेट के अंदर उसमें है।
अब प्लेट इस तरीके से जा रही है आगे, जब प्लेट इस तरीके से आगे जा रही है तो इसमें फोर्स किस तरफ लग रहा है? जो प्लेट फोर्स लगाएगी वो केवल इतना, जो इसका हाफ एरिया होगा, एक तो इतना और एक ऐसे ही इस तरफ इतना, ये जितना इसमें दिखाया गया है केवल इतने ही एरिया में फोर्स लग रहा है इसमें, हाफ ये और हाफ यहां, केवल इतने ही एरिया में फोर्स लगा रही है इस तरीके से प्लेट। तो एरिया कितना हो गया? इतना ही एरिया। अब ये एरिया कितना है? अब हम इस एरिया को इस तरीके से अगर देखें तो ये डायमेंशन कितनी हो गई? ये तो डायमेंशन इसकी हो गई डी, क्योंकि ये है इसका डायमीटर, क्योंकि ये डाया ऑफ होल के बराबर है डायमीटर इसका, तो ये तो डायमेंशन हो गई इसकी डी। और ये कितना हो गया? ये हो गया इसकी थिकनेस टी, ये थिकनेस है ना टी, ये वाली थिकनेस, तो ये थिकनेस हो गया ये वाली डायमेंशन, और ये डायमेंशन हो गया इसका डाया ऑफ होल, तो ये हो गया डी। तो ये एरिया कितना हो गया? डी इंटू टी। तो यहां पर एरिया कितना रखेंगे हम? एरिया रखेंगे डी इंटू टी इंटू जो हमारी स्ट्रेस है बियरिंग की, यानी कि 270 एफ बी। अब इन सबके हमने वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू 21.5, टी की वैल्यू 12 mm जो कि थिकनेस बताई गई है, और एफ बी बियरिंग स्ट्रेस जो कि है 270 MPa। इन सब की वैल्यू रखने के बाद हमारा आंसर आता है 69660 न्यूटन। अब यहां पर देखना है कि शियर फोर्स की वजह से, वो शियर फोर्स जो एक रिवेट ले सकता है वो 32657 और बियरिंग फोर्स ले सकता है 69660। अब यहां पर रिवेट की वैल्यू को हमसे पूछे कि आपका रिवेट कितना झेल सकता है फोर्स, तो हम क्या बताएंगे? मिनिमम वाला, कि इतना रिवेट झेल सकता है फोर्स। तो इसमें रिवेट की वैल्यू क्या हो गई? तो यहां रिवेट की वैल्यू हो गई RV इज इक्वल टू 32657.96 न्यूटन। ये हो गई रिवेट वैल्यू। और रिवेटिंग की वैल्यू कितनी हो गई? रिवेटिंग यानी कि RV यानी कि एक रिवेट की जो वैल्यू है गुणा नंबर ऑफ रिवेट। नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हैं? अब नंबर ऑफ रिवेट्स की अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 32657 की 0.96। अब 32657.96 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, क्योंकि रिवेट टोटल कितने लग रहे हैं? एक ये रहा एक ये रहा। जब टोटल फोर्स लगेगा तो ये और ये रिवेट दोनों ही रिवेट झेलेंगे इसको। इसकी वैल्यू आएगी 65.316 किलो न्यूटन में हम बात कर रहे हैं। ये वैल्यू न्यूटन में रखी गई है, इसको किलो न्यूटन के अंदर चेंज किया गया है। कि रिवेट स्ट्रेंथ, रिवेटिंग कह लीजिए या फिर रिवेट स्ट्रेंथ कह लीजिए, ये है RV रिवेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिवेट, क्योंकि यहां पर दो रिवेट हैं और दो रिवेट का मतलब है कि एक की जो स्ट्रेंथ होगी दो की डबल हो गई, 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पर तक न्यूटन में वैल्यू लिखी है, लेकिन यहां पर किलो न्यूटन में लिखी गई है, इसलिए यह है 65.316 65.316 किलो न्यूटन। ध्यान रखें ये किलो न्यूटन में है आंसर। अब रिवेटिंग की स्ट्रेंथ तो हमने निकाल ली, वो यहां पर लिख दी है रिवेटिंग की स्ट्रेंथ RS यानी कि रिवेटिव स्ट्रेंथ 65.316 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे प्लेट की स्ट्रेंथ, क्योंकि हमें पता नहीं जॉइंट की स्ट्रेंथ, और जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी? अगर रिवेटिंग की स्ट्रेंथ कम रही तो ये हो गई जॉइंट की स्ट्रेंथ, और अगर प्लेट की स्ट्रेंथ इससे भी कम आ गई तो जो प्लेट की स्ट्रेंथ होगी वो हो गई टोटल जॉइंट की स्ट्रेंथ। अब हम निकालेंगे टियर स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, तो प्लेट की स्ट्रेंथ आ जाएगी। प्लेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए FT यानी कि टियर स्ट्रेंथ, वो टियर फोर्स। अब टियर फोर्स इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस। अब एरिया कौन सा है? टियर वाला, और स्ट्रेस कौन सी लगेगी यहां पर? FT यानी कि 140 MPa मेगा पास्कल। अब यहां पर एरिया कौन सा लगेगा? अब क्योंकि हमने होल किया रिवेट लगाने के लिए, तो जो होल किया गया है वो होल की वजह से वहां का एरिया हो गया है खत्म। तो जो भी मिनिमम एरिया होगा इस पूरी प्लेट का, अब इस पूरी प्लेट में अगर हम देखें तो इस पूरी प्लेट में जो मिनिमम एरिया है वो यहां का है, यहां का मिनिमम एरिया है, क्योंकि ये जो होल कर दिया गया है उसकी वजह से यहां से मटेरियल गायब हो गया है। यहां से अगर हम प्लेट बनाना चाहें तो प्लेट ये इस तरीके से बनेगी, ये प्लेट का सेक्शन दिखाया गया। यहां से अगर हम प्लेट को काटें तो ये प्लेट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यहां पर है रिवेट, रिवेट लगाने की वजह से यहां पे होल करने की वजह से यहां का मटेरियल हो गया है खत्म। तो हमें किस एरिया में
स्ट्रेस आएगी। स्ट्रेस का हमारा एरिया एक तो रहा ये और एक रहा एरिया ये वाला, सिर्फ ये दो एरिया हैं, ये बीच का एरिया नहीं है क्योंकि यहां पर मटेरियल ही नहीं है। अब ये जो मिनिमम एरिया है, इस एरिया को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? इस एरिया को हम निकाल सकते हैं एक रेक्टेंगल मानकर। ये टोटल कितना है? टोटल है ये 60। इस 60 में से हम माइनस कर देंगे ये d, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा P, यानी कि पिच, यानी ये टोटल पिच। इस पिच में से हम माइनस कर देंगे यहां पर d को, तो P माइनस d। d कितना हो गया? ये d हो गया माइनस P माइनस d, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम t से, थिकनेस से। ये टोटल कितना था? यहां से यहां तक था P। इस P में से हमने माइनस कितना कर दिया? माइनस कर दिया इतना, ये इतना है d। P में से माइनस कर दिया d, बचा कितना? ये और ये। और इसकी जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर t से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो थिकनेस है t, तो ये कितना एरिया आ जाएगा? केवल ये वाला और ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया निकालेंगे P माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई टी। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई हमें करनी है स्ट्रेस से। स्ट्रेस कितनी दे रखी है? एफ टी। अब इसकी टोटल सिर्फ वैल्यू रखनी रह गई है 60 माइनस डी कितना है? 21.5 मल्टीप्लाइड बाई टी, टी दे रखा है 12 mm, और मल्टीप्लाई इसकी होगी एफ टी यानी कि 140। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी हमारी 64.68 किलो न्यूटन। 64.68 किलो न्यूटन। अब इसमें कम कौन सी है? अब जो सबसे ज्यादा कम है, एक रिवेट की स्ट्रेंथ कितनी आई थी? 65, वहां 65 में थी, यहां 64 में है। तो कम कौन सी है? टीयरिंग स्ट्रेंथ। इसका मतलब जॉइंट की स्ट्रेंथ कौन सी हो गई? तो जॉइंट की स्ट्रेंथ हो गई ये वाली, जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है प्लेट की, ये। तो हम लिखेंगे यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू 64.68 किलो न्यूटन। ये हो गई जॉइंट की स्ट्रेंथ। अब ये जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालने के बाद एक टर्म और दे रखी है ऊपर यहां कि इफिशियंसी और निकालनी है। जॉइंट की स्ट्रेंथ तो ये आ गई, अब निकालना है इफिशियंसी कितनी है इसकी। इफिशियंसी यानी ईटा। इफिशियंसी क्या होता है कि टोटल कितनी हमारे पास कैपेसिटी थी और उस कैपेसिटी में से हमने कितना काम किया है, उसका जब हम रेशो निकालते हैं और मल्टीप्लाई 100 से करके परसेंटेज में बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं इफिशियंसी। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? इफिशियंसी का फॉर्मूला है जॉइंट स्ट्रेंथ, यानी कि जॉइंट की कितनी स्ट्रेंथ, हमने जो जॉइंट लगाया उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो जॉइंट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। यानी कि जब हमें प्लेट दी गई थी, जॉइंट की स्ट्रेंथ कम हुई है, किस वजह से हुई है? क्योंकि हमने इसमें रिवेटिंग की है और रिवेट करने की वजह से हमें इसमें होल करने पड़े हैं, छेद करने पड़े हैं, इस वजह से इसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है। और टीयरिंग स्ट्रेंथ कम हो गई है प्लस रिवेटिंग स्ट्रेंथ भी कम थी। अब जॉइंट स्ट्रेंथ यानी कि जितनी भी जॉइंट की स्ट्रेंथ है, जितना आप लोड लगा सकते हैं वो। और प्लेट की स्ट्रेंथ क्या है? प्लेट की स्ट्रेंथ ये है कि जब हमने प्लेट नई नई ली थी, जिस समय इसमें एक भी होल नहीं था, अब प्लेट की स्ट्रेंथ कम क्यों है? प्लेट की स्ट्रेंथ कम इस वजह से है, टीयरिंग स्ट्रेंथ कम क्यों हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पर रिवेट लगाए हैं और रिवेट लगाने की वजह से हमें होल करने पड़े हैं, और उस होल करने की वजह से यहाँ का मटेरियल हट गया है, जिसकी वजह से एरिया घट गया है, और एरिया घटने की वजह से हमारे फोर्सेस कम जनरेट हो पाए हैं, स्ट्रेसेस ज्यादा हो गई हैं और फोर्स कम लगे हैं, क्योंकि यहाँ का मटेरियल हटने की वजह से ये एरिया कम हो गया है। लेकिन जब हमें प्लेट दी गई थी उस समय तो प्लेट में कोई होल नहीं था। उस समय अगर हम प्लेट को ऐसे ही लगा देते और प्लेट को अगर हम स्ट्रेस देते, तो जो भी उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस थी, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, जो टोटल उसकी स्ट्रेंथ थी प्लेट की, उसी स्ट्रेंथ पर वो टूटती। लेकिन अब उस प्लेट को हमने इस तरीके से लगा दिया है कि रिवेट लगा दिए हैं यहां पर, और रिवेट लगाने की वजह से वहां पर होल हो गए हैं। तो होल होने की वजह से जितनी इस प्लेट की स्ट्रेंथ थी उससे भी ज्यादा कम इस जॉइंट की स्ट्रेंथ हो गई है। इस वजह से हम निकालना यहां पर चाह रहे हैं इफिशियंसी। अब इफिशियंसी के लिए जॉइंट की स्ट्रेंथ तो हमारे पास है, जो कि दे रखी है 65, यहां पर हम रख देंगे 64.68 डिवाइड बाई, अब हमें सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ और निकालनी है। सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ किस तरीके से निकालते हैं हम? स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ निकलेगी वैसे ही एरिया मल्टीप्लाइड बाई
स्ट्रेस आपका यहां पर रखेंगे FT, यानी कि टीयरिंग स्ट्रेस हम रखेंगे यहां पे, टीयरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। लेकिन एरिया कौन सा रखेंगे? सॉलिड प्लेट का, होल जो हो चुका उस प्लेट का नहीं रखेंगे। अब हम मानेंगे जब शुरू में प्लेट आई थी तो उस समय तो प्लेट बिल्कुल कंप्लीट थी, कोई होल नहीं था, वो वाला एरिया रखेंगे। वो वाला एरिया कितना होगा इसका? जितनी इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी है? 60 मल्टीप्लाइड बाय टी कितना है? 12 mm, और मल्टीप्लाइड बाय FT 140 की वैल्यू आ रही है 100.8 किलो न्यूटन। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कितनी है? 100.8 किलो न्यूटन, लेकिन हमने उसमें रिवेट लगाया। हमने रिवेट लगाने की वजह से उसमें होल किया, और होल करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई टोटल जॉइंट की, और हमें जो जॉइंट मिला है वो जॉइंट मिला है जिसकी टोटल स्ट्रेंथ है 64.68, यानी ये बाकी स्ट्रेंथ हमारी वजह से इसकी चली गई है प्लेट की। तो प्लेट की इफिशियंसी फाइनली कम हो गई, जो कि ये प्लेट इतना लोड झेल सकती थी, फिर भी हमने जो जॉइंट लगाया है वो ऐसा लगाया है कि अब वो जॉइंट इससे ज्यादा लोड नहीं झेल सकता। तो यही है कि किस तरीके से हमें जॉइंट तो लगाना ही है, रिवेटिंग करनी है या बोल्टिंग करनी है, लेकिन उसको इस इफिशियंसी के साथ करनी है कि मिनिमम लॉसेस हमारे उसमें होने चाहिए। अब यहां पर जब हम इफिशियंसी निकालते हैं इसकी, तो यहां नीचे रखेंगे 100.8 और मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां पर भी इंटू 100 होना है, क्योंकि परसेंटेज में हम इफिशियंसी निकालते हैं। आ रही है इसकी 64.17%। तो यह है इफिशियंसी। और जॉइंट स्ट्रेंथ इसमें क्या मांगा था हमसे? स्ट्रेंथ की जॉइंट मांगी थी, तो जॉइंट स्ट्रेंथ है 64.68 किलो न्यूटन, और इफिशियंसी जो आई है इस जॉइंट की वो आई है 64.17%। ये रहा कंप्लीट न्यूमेरिकल इसका। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर देखेंगे रिवेट जॉइंट का। उसमें अब आगे हमारे रिवेट जॉइंट में लैप जॉइंट, बट जॉइंट के सिंगल प्लेट बट जॉइंट और डबल कवर प्लेट